अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे आज नवाज शरीफ की बरीयत का तहरीरी फैसला जारी किया गया है। ये वो केस है जिसमें 1986 में गैर कानूनी तौर पर प्लॉट अलॉटमेंट का केस है। केस कुछ यूँ था, आपको याद भी होगा, सन 2000 के बाद उस वक्त के सीएम जो कि नवाज शरीफ थे 1986 में, उनकी मदद से कोई 54 प्लॉट्स हैं जो गैर कानूनी तौर पर अलॉट हुए और उनकी जो बाइफिकेशन थी उसका मामला है। ये आज जो तहरीरी फैसला जारी हुआ है, गो के जो फैसला है वो 1 महीने पहले ही सुना दिया गया था। इस तहरीरी फैसले में बहुत सी चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली गई है और ख़ास तौर पर ये कहा गया है अदालत की जानिब से कि रिकॉर्ड ये बताता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उस वक्त की हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नैब हुक्काम को नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने पर मजबूर किया और ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ पर जो इश्तिहारी करार दिया गया, उसकी जो सारी की सारी कार्रवाई थी उसमें ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अदालत अब खामोश नहीं बैठ सकती और जो फैक्ट सामने आए हैं उसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ को बरी किया जाता है। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इसके ऊपर ऑब्वियसली नवाज शरीफ को डिफेंड किया और ये कहा कि नवाज शरीफ को आज एक झूठे केस से बरी कर दिया गया। नैब न्याजी गठजोड़ से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता था। पाकिस्तान की अब अक्सरियत को पता चल गया है कि हकीकत क्या है। नवाज शरीफ ने अपना पूरा एहतसाब करवाया, अपनी फैमिली का एहतसाब करवाया, जितना एहतसाब हुआ वो नवाज शरीफ का हुआ, ये भी मरीम नवाज़ कहती हैं। तो अब सवाल अपने तजियाकारों के सामने ये है, मरीम नवाज़ जो बयान दे रही हैं क्या वो दुरुस्त है? क्या ये जो सारा नैब न्याजी गठजोड़ उनके मुताबिक वो बेनकाब होता जा रहा है और ये जो फैसले नवाज शरीफ के हक़ में आ रहे हैं, अब इससे नवाज शरीफ को पॉलिटिकली फ़ायदा होगा और झूठ पे से पर्दा उठ रहा है? यही है हमारा सवाल। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब और हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब। मज़हर साहब, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी इसके ऊपर। मरीम नवाज़ साहब आज जो मरीम औरंगज़ेब साहिबा जो बात कर रही हैं, क्या रद्द-ए-अमल है आपका उसके ऊपर? नैब ऑर्डिनेंस वगैरह में ये तरमीम नहीं की जाती और उन्हीं उसके फ़ौरन बाद ये इस तरह के फैसले आते तो यकीनी तौर पे इस चीज़ को उसी पैराए में लिया जाता। और ये हकीकत है कि हमारे यहाँ जो जजमेंट्स खासतौर पे जैसे पनामा का जजमेंट लिखा गया, उसमें ये तासुर मिलता है जैसे पर्सनल एक्सप्रेशंस, उसमें सिसिलियन माफिया कहना, गॉडफादर कहना। अब ये नॉर्मली आप जजमेंट्स में इस तरह की चीज़ें नहीं देते। अब इसी तरह अगर हम इस फैसले को देखें, मेरी नज़र से वो फैसला नहीं गुजरा है पूरा तहरीरी, लेकिन ये कि ये कैसे कौन से रिकॉर्ड से ये जाहिर होता है कि ये सियासी इंतकाम है। अब ये जो जज साहब के रिमार्क्स हैं कि रिकॉर्ड से ये जाहिर होता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अब वो क्या चीज़ है? वो जाहिर है वो कोई अगर शायद जजमेंट पढ़ें तो उससे अंदाज़ा हो कि उसमें उन्होंने उसकी निशानदेही की है। लेकिन ये बात तय है कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी साल से हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के पैराए में ही ली जाती है और होता भी है। पॉलिटिकल जब एक गवर्नमेंट होती है तो वो अपने ओपोनेंट्स के साथ अकाउंटेबिलिटी के नाम पे विक्टिमाइजेशन करती है। जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो मुस्लिम लीग नून को यही शिकायत थी। आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो पीटीआई को ये शिकायत है। माजी में पीपल्स पार्टी का भी हमने देखा। तो हमारे यहाँ जो बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये हमेशा ये भी उस चीज़ की निशानदेही करता है कि क्या वजह है कि हम जो है फैसले, अगर आज की हुकूमत में फैसले हो रहे हों या कल की हुकूमत में फैसले हो रहे हों, हम इस मामले में एक ऐसा अकाउंटेबिलिटी फोरम बनाने में क्यों नाकाम रहे या अकाउंटेबिलिटी कोड्स बनाने में क्यों नाकाम रहे जिसकी बिना पे जिस पर सबको एतमाद हो। तो हमें नजर यही आता है कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी की पॉलिटिसाइजेशन है बेसिकली रिफ्लेक्ट करती है कि हमारी जुडिशरी बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो गई। अब उसमें चाहे आप नैब को उठा लें, आप दूसरे कवानीन उठा लें, आप सुप्रीम कोर्ट उठा लें, आप हाई कोर्ट्स के लेवल पे उठा लें, तो हमें पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी जो है ये उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है। तो उस लिहाज से मरीम औरंगज़ेब की ग्रीवेंसेस दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन मैं उस पर हतमी राय उसी सूरत में दे सकता हूँ जब मैं वो पूरा फैसला पढ़ूँ और वो खास तौर पर मैं ये देखूँ
कि जब जज साहब ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड से ये जाहिर होता है कि ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया नवाज शरीफ, तो वो कौन सा रिकॉर्ड है जिसकी बिना पे उन्होंने ये रिमार्क दिए, ये देखना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, एक और भी बात कहिएगा, आप जब रिकॉर्ड का हवाला ही दे रहे हैं, ठीक है आपकी राय, लेकिन फिर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के मामले के ऊपर फैसले में लिखा गया है कि किस तरह से जो ज़ाब्ता है वो पूरा नहीं किया गया। एक्यूज यहाँ पर यानी नवाज शरीफ जिनको वारंट्स की तामील होनी थी, किसने ऑर्डर्स दिए, किस तरह से दिए, वो यहाँ पर थे ही नहीं, तो उसके दौरान किस तरह से हो सकता था, ये भी बड़ा तशवीशनाक है। नहीं, बिल्कुल बात ठीक है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले इस अकाउंटेबिलिटी, और खासतौर पे हमने नैब से पहले, नैब जब नहीं थी 99 में नैब बनी, उससे पहले हमने एहतसाब ब्यूरो में भी यही चीज देखी थी। एहतसाब ब्यूरो का टारगेट जो था वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उस वक्त होता था। ज्यादातर केस जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बने वो उस एहतसाब ब्यूरो के अंडर में बना है। तो ये एहतसाब का जो पैमाना है और एहतसाब हमारे यहाँ जो रहा है ओवर द ईयर, वो इसी तरह का रहा है। तो कल कोई विक्टिम होता था, आज कोई विक्टिम है। और ये जो इस फैसले में जिस तरह आप निशानदेही कर रही हैं, अगर ये बात है तो इसमें मुझे कोई वो नहीं है कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी केसेस हमेशा क्वेश्चन मार्क रहे हैं, और ऐसे केसेस हमने नहीं देखे जिसपे सबको एतमाद हो कि हाँ ये मेरे खिलाफ फैसला जो आया है ये हक़ाइक़ पर मबनी है और शायद मुझसे गलती हुई। अच्छा, रेफर की बात करते मैं चाहती हूँ कि ये मैं बाकी तज्जियाकारों की तरफ भी लेके जाऊँ, हम डिस्कशन करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। हफीजुल्लाह न्याई साहब और शहजाद इकबाल साहब को शामिल गुफ्तगू करेंगे फिर। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ की बरीयत का तहरीरी फैसला जारी होने पर मरियम औरंगजेब ने रद्द-ए-अमल दिया है और वो कहती हैं कि चोर चोर कहने वालों को आज मुंह की खाना पड़ी और पीटीआई के 4 साल दौर में मीडिया की जबाबंदी के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। नैब, नियाजी, कटछोड़ का अब द एंड हो रहा है। शहजाद इकबाल साहब, आपने इससे पहले मज़हर अब्बास साहब का तज्जिया सुना। वो कहते हैं कि अब नैब अमेंडमेंट के बाद ये फैसले आना, ये बरियत होना, अभी भी बहुत से शकूक व शुबहात इसके ऊपर होते हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए अलीना, ये एक ऐसा केस है जिसपे हम सबकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा थी। नवाज शरीफ साहब भी इस केस में पिछले महीने एक्विट हो गए, आज उसका डिटेल फैसला आ गया है। अब जो ये केस था, क्यों बनाया गया था और उस वक्त क्या माहौल था, हम सब इससे बाखबर हैं। उस वक्त मीडिया पे इंतहा का प्रेशर था की हुकूमत की जानिब से कि क्रिटिसिज्म होता है उनकी पॉलिसीज पर, वजीर आजम इमरान खान पर, और दूसरा सिर्फ इमरान खान के हवाले से नहीं हुई या उनकी हुकूमत के हवाले से नहीं, नैब को उस वक्त बड़ी शिकायत थी हम लोगों से कि जो हम प्रोग्राम कर रहे होते थे या जो बुनियाद केसेस नैब बना रहा था या जो एक गठजोड़ था तहरीक इंसाफ हुकूमत और नैब का, उसको क्योंकि उसके हवाले से बात होती थी, उसके हवाले से प्रोग्राम होते थे, तो उनको बड़ी इस बात पे तकलीफ थी। आज जो फैसला है उसमें जो अहम बात यह है वो मेरे ख्याल से टेक्निकल बुनियाद उस पर ज्यादा इस्तेमाल की गई है। जो जजमेंट मैंने पढ़ी है जितनी, उसमें बताया गया है कि जो प्रोक्लेम ऑफेंडर का एक तरीकेकार, एक पैरामीटर सेटल जो किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने तरीकेकार, उस पर वो पूरा नहीं उतरता। एक तो उन्होंने ये सवाल किया है कि कौन शख्स था जिसने वारंट एग्जीक्यूट किए, और उस वक्त क्या जो एक्यूज थे नवाज शरीफ वो मुल्क में थे या मुल्क में पहले ही जा चुके थे। तो कह रहे हैं कि जो उसका तरीकेकार है उसको पूरी तरीके से नहीं देखा गया, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जिस तरह के तरीके से ये सारा प्रोसेस चलाया गया उससे ये बताया लगता है कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है और नवाज शरीफ की साख को खराब करने की कोशिश की गई है। मेरे ख्याल से अब इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। नैब का इदारा खाली इमरान खान के दौर में नहीं, इससे पहले परवेज मुशर्रफ के दौर में भी सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता रहा है। उस वक्त के जो नैब चेयरमैन थे तहरीक इंसाफ के दौर में, जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उनकी शोहरत हम सबको पता है, उस पर भी इल्ज़ाम लगते रहे, उन पर भी। और तहरीक इंसाफ पे तो ये इल्ज़ाम था, उस वक्त की अपोजिशन भी इल्ज़ाम लगाती थी कि वो जस्टिस जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करके उनसे जो है अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनवा रहे हैं या उनको जेलों में डलवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो सारी तारीख तो हमारे सामने है। और अब भी आप देखें, ये जो अमेंडमेंट की गई है हुकूमत की जानिब से, जिस कानून को हुकूमत कहती थी काला कानून है, और फिर उसको तब्दील किया उन्होंने आते साथ ही, अब दोबारा 1 साल के बाद उसमें तरमीम कर दी गई है, जिस पर सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या ये इसलिए किया गया है कि इमरान खान को अरेस्ट करना है किसी स्टेज पे या किसी और सियासतदान को अरेस्ट करना है। तो मेरे ख्याल से कल भी मैंने प्रोग्राम में ये कहा था कि नैब एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन शायद हम लोग सबक सीखे नहीं है। पहले भी इस्तेमाल हुआ, नवाज शरीफ के केस के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, और अब आगे जाके ये किस तरीके से इस्तेमाल होगा, मेरे ख्याल से इस पे यकीनन एक सवाल है और सब इस हवाले से बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। न्यायी साहब, आपकी राय? देखिए, ये जब बना होगा
तो ये प्लॉट्स का जो केस है, जो अलॉटमेंट्स का, ये तो नवाज शरीफ के 1985 से लेके 1900 ये फिर 90 तक रहे पंजाब के चीफ मिनिस्टर। उसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर बन गया था 90 के बाद। तो जाहिर है कि या तो ये 85 और 88 के दरमियान होगा या 88 to 90 के दरमियान होगा। अब हर दो सूरतों में पहले ये देख लें कि 30-35 साल पुराना, और ये बिल्कुल सही बात है कि हमने इनको जितना हमारी हुकूमतें थी वक्त से पहले, कम से कम 30 साल पहले या 40 साल पहले या 50 साल पहले, तो ये सारे मासी बेड़े बने हुए थे। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जब वज़ीर आज़म थे तो हकीकत यह है कि इस्लामाबाद के प्लॉट्स उन्होंने रेवड़ियों की तरह तकसीम किए थे भी उस पार्टी के लोगों में, वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो ने। वजह ये नहीं थी कोई करप्शन की थी उस वक्त, जो जिसको कहना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड से मोरालिटी के उसके अंदर फर्क थे, उनके अंदर बहुत गुंजाइश होती थी लोगों को फेवर देने की, ना कर देने की। ये तो अब जब मुकदमे अच्छा लगने शुरू हुए और स्क्रूटनी हुई और फिर उसके बाद विच हंटिंग हुई और बेनजीर भुट्टो साहबा को पहले 88 से लेकर 90 तक टारगेट किया गया उसकी करप्शन को और उनके अंदर से कीड़े निकाले गए। फिर दूसरी दफा भी बेनजीर साहबा को ज्यादा किया गया 94 से लेकर 96-97 तक। मुझे याद है कि जनरल रफीउल्लाह साहब जो हमारे मेरे अपने इलाके मियांवाली से हैं, वो पहले ISI में रहे, फिर IB में आ गए। तो ये सरे माल करते रहे, विच हंटिंग होती रही। वहां से नवाज शरीफ साहब ने फिर फ्रॉम नो वेयर एक नया एहतसाब सेल बनाया, फिर वो ये एहतसाब ये कानून बना, नैब बना अब मुशर्रफ साहब के वक्त में। और उसके वक्त में भी इसको पता है कि जी किस तरीके से वो ब्रॉड शीट के वक्त में पता नहीं चल गया कि सारा कच्चा चट्टा आ गया। अजमत सईद साहब को बनाना पड़ा कि जी उसमें मिट्टी डाले, वगैरह आज तक ये तहकीक किया कि 60-70 मिलियन डॉलर जो नैब ने खर्च किया उसका क्या बनना है। तो ये जो केसेस है अलॉटमेंट्स के, ये सारे फ्रिवलेस केसेस थे। तो मेरे भाई मदर साहब माशाअल्लाह जो बहुत फलसफाना गुफ्तगू करते हैं, तो मदर साहब इसमें इस केस के अंदर हमें कोई इतनी तफसील जानने की जरूरत नहीं है। अब फिर चलो अच्छा हुआ शहजाद साहब ने मजीद डिटेल बता भी दी उसकी बारीकियां। तो ये तो बिल्कुल तब भी एक मिलाया केस था। शहजाद जी अलीना, मैं कह रहा था एक अहम बात ये भी है कि इससे पहले जितने जो नैब के केसेस बने हैं, चाहे वो नवाज शरीफ केविन फील्ड वाले हों या पूरी नून लीग की क़यादत के ऊपर पीपल्स पार्टी के ऊपर बने हों, वो इमरान खान की हुकूमत में नहीं उससे पहले बने थे। हाँ, गिरफ्तारियां जो है वो इमरान खान के दौर में हुई थी, बहुत सारे जो नून लीग के रहनुमा है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, लेकिन ये उन केसेस में था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में ही बनाया गया था। और ये उस वक्त था, जैसे मैंने पहले भी बताया, जब मीडिया पे इस हवाले से बड़ा प्रेशर था कि हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद ना करें और खासतौर पर नैब की गिरफ्तारियों पर तनकीद ना करें। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है, जैसे भी हम बता रहे हैं, चाहे परवेज मुशर्रफ का दौर हो या तहरीक इंसाफ का दौर हो जहाँ पे नैब को इस्तेमाल किया गया, या उससे पहले नैब से पहले एहतसाब ब्यूरो था, वहाँ पे भी सैफुर रहमान साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बना रहे थे, शरीफ बरादरान के कहने पे बना रहे थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से बात करती थी। लेकिन देखिए, एक बात बड़ी अहम है और इसलिए हमें हर मर्तबा केस टू केस बात करनी चाहिए। यहाँ पे तो आप जिस सियासतदान के खिलाफ केस बनेगा वो ये कहेगा कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। पीपल्स पार्टी ने भी ये किया, नवाज शरीफ ने भी ये किया, इमरान खान भी ये कह रहे हैं, और हो सकता है इसमें से बहुत सारे केसेस फ्रिवलेस हों। लेकिन जैसे जो भी केस आता है, हमारी कम से कम जिम्मेदारी ये है, चाहे सजा हो या ना हो, क्योंकि यहाँ तो आपको कोई, आपने तो देखा है कि यहाँ पे बात बड़ी की जाती है कि पाकिस्तान जो है करप्शन में 140 में 145 नंबर पर है, लेकिन मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कोई सियासतदान करप्शन केस में कन्विक्ट हुआ हो और उसको सजा भी हो। जो हुई भी है नवाज शरीफ साहब को, वो भी आपने देखा कि किस तरीके से हुई, और बड़ा वाज़ेह लगता है कि वो सजाएं भी शायद ओवरटर्न हो जाएं, और एक आध केस में तो उनका जो सेंटेंस है वो सस्पेंड भी हो चुका है और आगे जाके शायद ये सजाएं सस्पेंड भी हो जाए। तो इसलिए केस टू केस बेसिस पे देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। हम तोशा खाना केस की मेरिट देखते हैं, हम जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसकी मेरिट देखते हैं, एवन फील्ड केस क्या है उसकी मेरिट, तो ये मेरिट देखना भी साथ साथ जरूरी है। वरना सियासतदान, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आप कहते हैं कि करप्शन हर लेवल पर है, वहाँ ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत कम ही है, गिने चुने होंगे जिनको करप्शन पर सजा हुई है, सियासतदान भी बहुत कम है जिनको सजा हुई है। तो इशू ये है कि क्योंकि जब ये केसेस बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव आपका ये होता है कि आपने किसी भी सूरत में सजा देनी है, तो अक्सर आप ये देखते हैं कि बहुत ही कमजोर केस होता है, उसमें भी लोग जेल काटते हैं बिला वजह की, और कभी आप ये भी देखते हैं कि क्यों स्ट्रॉन्ग केस भी अगर हो तो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नारा लगा के आप छूट जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से गोज बोथ वेज,
इसलिए केस की मेरिट पर ये बड़ी अहम बात करना जरूरी है। ये बड़ी अहम बात और बड़ी बुनियादी बात जो शहजाद साहब ने की है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद एक और केस है जिसको चैलेंज किया गया है, उसकी बात एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रोज़ पहले तोशाखाना केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को उनका जो केस है उसको वापस ट्रायल कोर्ट भेजा और 7 दिन में उसका फ़ैसला करने का हुक्म दिया। अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने दौरान हिरासत फ़र्द जुर्म आयद की। न सिर्फ ये बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमा वापस उसी जज को भेज दिया ट्रायल कोर्ट के जिसने ये फ़ैसला सुनाया था, जिसने सारी प्रोसीडिंग्स की, इसलिए कि बदनीयती है। और इलेक्शन कमीशन की फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त भी काबिल समात करार देना खिलाफ कानून है। इन बुनियादों के ऊपर उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट को हुक्म दिया है और जो फैसला करने का उनसे कहा गया है उसको कलअदम करार दिया जाए। अब हैरान कुन तौर पर यह भी काबिल गौर बात है कि जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया था उस दिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने इसको अपनी फतह करार दिया और इसको रिलीफ करार दिया। आज इस केस की ट्रायल कोर्ट में समाअत भी हुई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील पेश हुए और उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि इस केस की समाअत को 10 जुलाई तक मुलतवी कर दिया जाए। जब जज की जानिब से ये कहा गया कि हमें तो 7 दिन में केस का फैसला करने का कहा गया है, तो उसके बाद फिर आज की हाजिरी से इस्तिस्ना मिला, लेकिन कल इसकी दोबारा समाअत होगी। सवाल इसके ऊपर कुछ यूँ है कि क्या तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल सकता है और वजह क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जवाब नहीं देते इस तोशाखाना केस का। शहजाद, आपसे मैं इस पे सबसे पहले राय जानना चाहूँगी। देखिए, जिस दिन भाई इससे ये फैसला आया था बड़ी हैरत अंगेज तौर पे लॉयर जो है उनका स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर अकाउंट, उससे भी ये कहा गया कि ये केस खत्म कर दिया गया है, केस को जो है नाकाबिल समाअत करार दिया है या उसको कलअदम करार दे दिया गया। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हाई कोर्ट ने तो बाकायदा इसको वापस ट्रायल कोर्ट में भेजा था और कहा था कि 7 दिन के अंदर इसका फैसला करें। अब देखिए, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस पर क्या फैसला देने जा रही है, कि क्या वो स्टे दे देगी इस हवाले से या फैसला खत्म कर देगी या ट्रायल कोर्ट के हवाले से जो हुक्म है हाई कोर्ट का उसको बरकरार रखेगी। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बट देखिए, कोई भी अभी जैसे पिछले सवाल में भी मैं बात कर रहा था, कोई भी केस हो उसके हवाले से तहकीकात तो होनी चाहिए। यहाँ पर भी अगर इल्जाम ये है इमरान खान के ऊपर कि उन्होंने तोशाखाना से गिफ्ट लिए और गिफ्ट की पेमेंट एक तो कम की और दूसरा ये इल्जाम है कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, तो बड़ा सादा सा केस है। उनको दिखा देना चाहिए कि उन्होंने उसकी पेमेंट की थी, किस तरीके से की थी, कितनी की थी और क्या उन्होंने ये असासे डिक्लेयर किए या नहीं किए। तो तहकीकात हर केस में होनी चाहिए, उनको जो है दिखाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या फैसला देगा, मेरी इस पे कोई राय नहीं है। मुझे नहीं पता आपको लगता है कबल अज़ वक्त होगा? मैं दरअसल मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कानूनी तौर पे कितना स्ट्रांग है इनका केस, कोई सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ इनको मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है। सवाल ठीक है। मज़र अब्बास साहब, आप कहिएगा, ये जो ग्राउंड्स बनाए गए हैं, एक ये कहा गया है कि जो फर्द जुर्म आयद की गई वो दौरान हिरासत थी, दूसरा कहा गया है कि वापस मुकदमा उसी को भेजा गया उस जज को जो पहले सुन रहा था, तो ये बदनीयती है, ये दुरुस्त नहीं है, और तीसरा एक आ गया है जो इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फौजदारी कार्रवाई का कहा है वो तो है ही नाकाबिले समाअत। ये तीनों ग्राउंड्स आपको कितने मेंटेनेबल लगते हैं? देखिए, ये PTI के अंदर की कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है। यानी सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एतराज किया गया, दरख्वास्त की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि ये फैसले हम हमारे हक में नहीं देते, इस तरह की। लेकिन जब वो फैसला आया और उस काबिल से जो समाअत को नाकाबिल समाअत करार दिया गया तो उसको वेलकम किया गया। जब उसे आप वेलकम कर रहे हैं एक फैसले को, तो आप उसी फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। जिस फैसले को आपने वेलकम किया है वो फैसला क्या था? नाकाबिल समाअत उन्होंने वहां करार दिया था और फिर वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा कि आप इसको आप एक हफ्ते में फैसला करें। वहां भी मेंटेनेबिलिटी पर फैसला वो हो रहा है। यहाँ मसला ये आप तहरीक इंसाफ पहले फैसले को, जिस फैसले को आप वेलकम कर रहे हैं, उसी फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को वंस फॉर ऑल इन केसेस से अपने आप को फेयरली निकालना चाहिए। यानी तोशाखाना केस में अगर ट्रायल कोर्ट में, फर्ज करें ट्रायल कोर्ट कोई सजा दे देती है आपको, तो आपके पास अपीलिंग राइट तो मौजूद है।
आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये सारी अपीलिंग राइट, तो जब आप उस चीज को रोकने की कोशिश करते हैं कि इसको रोका जाए, तो वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है कि एक तरफ कल ही आपने उस फैसले को वेलकम किया और आज आप उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। उससे पहले आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर वो कर रहे हैं, फिर उन्होंने ही जब फैसला किया तो उनके ही फैसले को वेलकम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के इस हवाले से बहुत ज्यादा तजाद नजर आ रहा है उनके मौक़िफ़ में। न्यायी साहब, ये भी काबिल गौर बात कि ट्रायल कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो भी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर चल रहा है और आज वहाँ पर 10 जुलाई तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई। वहाँ पर केस आज कर सकते थे। क्या आपके ख्याल में ये जो स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं कानूनी तौर पर भी ये दुरुस्त है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह क्या है? नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई 2013 में, तो करप्शन इंडेक्स पे हम 134 से 138 थे। जब वो छोड़ के गए तो करप्शन इंडेक्स में 116 पे आ गए। इमरान खान साहब पे क्या हमने तरकीब की कि करप्शन इंडेक्स पे कहा गया 144 तक ले गए, जो पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड है। इसलिए हम जनलाइज ना किया करें, ये बताया करें कि इमरान खान साहब जो क्वेश्चन खत्म करने के लिए आए, जो कि इंसाफ नाफिज करने के लिए आए, उनके अंदर करप्शन इंडेक्स 144 पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कायम किया। और नवाज शरीफ साहब वगैरह की हुकूमत में करप्शन इंडेक्स 138 से नीचे आके 2017-18 में 116 पे आ गया। बाकी ये देखें जी, इमरान खान साहब का जो कोर्ट सिस्टम है, कितनी दफा हमने बताया, उनकी ये खू है, उनकी ये आदत है, उनकी ये वजह है कि वो अदालती निजाम के अंदर अपने खिलाफ केस नहीं चलने देते। उन्होंने, मैं यकीन, हमें पिछले 7-8 दिनों में 3-4 तकारीर की है और कुछ इंटरव्यूज दी है। मैं जब भी देखता, मैं गौर से सुनता हूँ, मैं सोचना चाहता हूँ कि इमरान आजकल क्या सोचे होंगे। पहले मैं तवज्जो नहीं देता था। यकीन आने कि उसमें अपने हर केस के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर लड़ना चाह रहे हैं तकरीरों के जरिए। बुनियादी तौर पे वो चाहते हैं कि उनके केसेस के सिलसिले में जो बंदे उनके अंधे मुकल्लद हैं, वो एक कल्ट की सूरत में या एक फॉलोअर की सूरत में उसको वही वर्जन लोगों को बताएं जो वो बताना चाह रहे हैं। कभी अदालती निजाम यहाँ से चले। मैंने तो चीफ जस्टिस साहब से पूछा था, पाकिस्तान के बहुत नामी ग्रामी थे, मैंने कहा जी कोई नसीहत करे। उन्हें कहा जी कि ये कभी भी कोई फैसला दोनों पार्टियों को सुने बगैर ना किया करे, कभी भी दिमाग ना बनाए किसी एक पार्टी को सुन के, कितना अच्छा उसका मौका क्यों ना हो। इमरान खान साहब हर केस के बारे में किसी को बात करने नहीं देते। अकबर बाबर बेचारे की मिट्टी पुलिस करके रख दी। तो क्राइसिस ये है जी कि मैं तो इस समझूं कि इमरान खान साहब के लिए बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है और उनके लिए कोई अच्छा साइन नहीं है कि अपने केसेस के सिलसिले में। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, मैं कहती हूँ अभी भी उनकी जीत है। उन्होंने उसको अपहेल्ड नहीं किया, उन्होंने जाके रिमांड बैक कर दिया। अब जाके कॉन्टेस्ट करें। आपका अदालतों पे एतमाद किसी पे उसी पे है जो आपको पहले स्टैम्प पेपर पे मुसद्दका कॉपी लिख के दे दे, गारंटी दे दे कि फैसला हमने आपके हक में करना है। वो कहते हैं हम मुकल्लफ ही नहीं है किसी जवाब देने के। वैसे क्या ये हो सकता है, क्योंकि आई एम श्योर कि आपने बड़े लोगों से इसके ऊपर बात भी की होगी, कानूनी माहिरीन से भी यकीनन आपने बात की होगी, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म इम्तना दे दे या कलअदम करा दे दे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला और फिर दोबारा से किसी नए जज को कहे कि दोबारा से प्रोसीडिंग शुरू करो? सुप्रीम कोर्ट का तो मैं दिल की गहराइयों से मुतरफ हूँ। ये 2-3 फैसलों ने तो मुझे इतना मुतासर किया सुप्रीम कोर्ट से। जब उन्होंने परवेज इलाही साहब के हुकूमत बहाल की तो उन्होंने कहा जिन्होंने वोट्स दिए हमजा शहबाज शरीफ साहब को, वो वोट भी काउंट नहीं होगा। और जब इमरान खान साहब फिजिकल रिमांड पे थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन इंतजार नहीं किया। फिर उसके ऊपर मर्सिडीज कार में भेजना और मंगवाना, वो तो एक अलग फेल है। वो कैसे गई और कैसे आई और किसी ने आज तक नहीं पूछा कि किस कैटेगरी में किस मुलजम के पास मर्सिडीज कार को उसको बुलाया जाता है और स्पेशल गेट से लाया जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि रात को उन्होंने जो प्रोटेक्ट किया हुकूमत पाकिस्तान से, उन्होंने कहा जी पुलिस लाइन में हमारे जरिए निगरानी रहेंगे। डर उनका खर्चा एग्जैक्टली ये था।
तो इमरान खान साहब को किसी और हो सकता है ना आईजी साहब के पास और कोई गाड़ी अवेलेबल ना हो, तो उन्होंने कहा ये सरकारी गाड़ी है, इसके अंदर ले आओ, वो वीवीआईपी मुलजिम है। बहरहाल एक और केस है, सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर ही रहे हैं तो एक और केस है जो कि आज दरखास्त दी गई है जी। ओन चौधरी जो कि इमरान खान साहब के देरीना साथी भी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और दिलचस्प इसमें बात यह है कि उन्होंने इसके साथ, इस दरखास्त के साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा गया एक ख़त भी अटैच किया है। मज़हर अब्बास साहब, ओन चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर रहे हैं, आपको इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या लगते हैं और इस वक्त वजह क्या लगती है? देखिए, किसी पार्टी पर पाबंदी किसी पिटीशन की बुनियाद पे नहीं लग सकती, मां सिवाय उसके कि गवर्नमेंट कोई रेफरेंस फाइल ना करे, जहां तक मेरी मालूमात है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये पिटीशन जो है ये एडमिट भी होगी, क्योंकि जब आप किसी पार्टी को बैन करने का पूरा एक प्रोसीजर है मौजूद कि आप बाकायदा गवर्नमेंट जो है वो उसको नोटिफाई करती है, रेफरेंस फाइल करती है और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर जो भी फैसला देती है। तो मुझे नहीं लगता, मेरा ख्याल है ये तो बज़ाहिर तो मुझे ये सिवाय पब्लिसिटी स्टंट के और कुछ नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि पार्टी पर पाबंदियां इस तरह नहीं लगाई जा सकती कि कोई पिटीशन फाइल कर दे और उसको, मुझे तो हैरानगी होगी अगर ये पिटीशन एडमिट भी हुई। न्याई साहब, आपकी इसके ऊपर क्या टेक अवे है? क्योंकि ओन चौधरी साहब अब तो खुद एक पार्टी से, सियासी पार्टी से मुंसलिक हैं, सियासी शख्सियत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बड़े करीबी रहे हैं, वो पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए जी? एक पार्टी जिसको पूरे देखे, ये मुल्क के अंदर इतना उसकी सब्सटैंटिव सपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की। आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ को उसके जितनी फॉलीज है, जितने उनके क्राइम्स हैं या कोई गुनाह है या जो उनके अंदर कानून गिरफ्त में आते हैं उसको उसी तरीके से पकड़े, बल्कि उनका ज्यादा उसको सख्ती से करें, क्योंकि इन्होंने बड़े हाई पेडेस्टल लोगों को के लिए भी इसी तरीके से, नवाज शरीफ वगैरह के लिए और मुखालफिन के लिए भी यही इन्होंने जो एक बार बनाई हुई थी। लेकिन पार्टी को आप एक ऐसी पार्टी जिसके पास करोड़ों जैसे फॉलोअर्स है और उसको आप इससे कहें कि जी वो आपकी ख्वाहिश पे पूरा किया जाए। मैं तो इमरान खान साहब से मुझे एक ही शिकायत रहेगी कि अगर आप खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि आपकी सियासत का खात्मा बिलखैर हो जाए तो खुदा के वास्ते पार्टी को बचा लें। आपकी लेगेसी रहेगी इस पार्टी के अंदर, बिल्कुल नहीं पाबंदी लगानी चाहिए। हम तो ये ANP की और जमात इस्लामी की जो पाबंदी लगाई थी, क्या फर्क पड़ा उनको? अयूब खान ने जमात इस्लामी में लगाई थी और भुट्टो साहब ने नैब पे लगाई थी। क्या नाम का बना? ANP के सूरत में वो ज्यादा पहले से ज्यादा बेहतर हो गई थी। हुकूमत ही बनाई है फिर उन्होंने आगे के ये जो जतोई के क्या नाम था उनका, होती के साथ वजीर आला के। तो मैं तो इस बात में बड़ा सख्त खिलाफ हूँ कि आप सियासी जमातों को सियासी तरीके से निकाले। लेकिन सर एक सियासी शख्सियत ही है, ओन चौधरी साहब सियासी शख्सियत ही हैं जो दूसरी सियासी शख्सियत के खिलाफ ये पाबंदी लगाने के लिए उन्होंने मूव किया अदालत में, तो ये सवालिया निशान नहीं है बहुत बड़ा सर? क्यों करें ओन चौधरी साहब ऐसा? अच्छा जी, हमारा राब्ता न्याई साहब से मुनक़ता हो गया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।